अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। या ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स लॉ। आपको भी इसकी स्टोरी याद है सबको कि न्यूटन एक झाड़ के नीचे सो रहा था, ऊपर से एक एप्पल गिरा। उसने सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा। उसने सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। बट मैं आपको बता दूं कि न्यूटन से पहले भी हमारे इंडिया में ग्रेविटेशनल फोर्स की रिसर्च हो चुकी थी बेटा। आप नेट पे सर्च करना चाहते तो कर लेना। मैं ऐसे साइंटिस्ट की बुराई नहीं कर रहा हूं, डोंट वरी, बट मैं एक हिस्ट्री आपको बता रहा हूं। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर डिस्टेंस लॉ बोला जाता है इसको। यानी कि इन द यूनिवर्स any object which has a mass, any object like as a small electron, proton, and to expand this limit up to sun, universe, clear, the group of star, वहां तक चले जाओ तो जेनेस बेटा क्या होता है? सभी के पास मास है और सभी एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो न्यूटन ने यही बताया क्या कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 और m2 है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, कोई दो पार्टिकल है, इसका मास m1 और m2 है और इसके बीच का डिस्टेंस r है। उसके बीच का डिस्टेंस r है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल, एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं बोलते था वो, ऐसा लिखता था कि अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल is directly proportional to product of mass and inversely proportional to square of the distance between them। तो ये जो रीजन था, F is directly proportional to the and inversely proportional to the square of the distance। प्रोपोर्शनलिटी एलिमिनेट करेंगे तो कांस्टेंट लगेगा। is known as a gravitational force where G is equal to beta G is equal to, उसकी वैल्यू है, इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे। जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो कभी भी चेंज नहीं होगा,
इन ऑल यूनिवर्स। वो काफी सारे एक्सपेरिमेंट के बाद मिलता है बेटा। क्लियर? ये फ्यूचर में फर्दर आप जब कॉलेज में स्टडी करोगे तब ये एक्सपेरिमेंट भी आएगा और कैलकुलेशन भी बेटा आप करोगे। क्लियर? 6.67 क्रॉस 10⁻² माइनस 10⁻11 यूनिट क्या बनेगा जी? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट बनेगा बेटा। डायमेंशन फॉर्मूला भी आप इससे बना सकते हो, मैं बता ही देता हूँ। m1 l2 t-3 ऐसा होगा आई थिंक सो। न्यूटन का m1 l1 t-2 l2 m2, तो m-1 l3 t-2। ये कैवेंडिश ने फाइंड किया था, साइंटिस्ट का नेम है कैवेंडिश, उसने फाइंड किया था बेटा इस कांस्टेंट को। पहली बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग फ्यूचर में मैग्नेटिक फील्ड, हाँ पहले तो मैंने फील्ड फोर्स के बारे में नहीं बताया। हाँ मैंने बताया था चैप्टर नंबर 5 में, इधर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, बाय द कांटेक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्स। क्लियर? तो फील्ड फोर्स में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स, ये तीन फोर्स हैं जो फील्ड फोर्स में कंसीडर करते हैं हम लोग। इसमें आज हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, बाकी के दोनों वो मीडियम के ऊपर डिपेंड है फोर्स, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं है बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स does not depends on medium, does not depends on medium, but magnetic and electric both are depends on medium। हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में, हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे बेटा कि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, कोई मीडियम में जैसे ही ऑब्जेक्ट को एंटर करेंगे ना, दो ऑब्जेक्ट को, तो फोर्स है ना वो कम हो जाएगा, बट ग्रेविटेशनल फोर्स विल रिमेन सेम, वो कम नहीं होता है बेटा। बीच में कितना भी मीडियम आ जाए, अर्थ और सन के बीच में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उन दोनों के फोर्स के बीच में। ये अट्रैक्टिव टाइप फोर्स है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बोथ आर अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, बोथ टाइप ऑफ फोर्स। सो फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज के हिसाब से जनरेट होता है, क्लियर, ये मास के हिसाब से जनरेट होता है। क्लियर? तो मैं सबको बता देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स मास के हिसाब से जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज, और मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज एंड पोल स्ट्रेंथ, दोनों के हिसाब से होता है, एंड पोल स्ट्रेंथ। तो ये हमारा जो पोर्शन है बेटा, समझना, क्लियर? अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में ले जा रहा हूं, क्लियर? ये तो हमारा स्केलर फॉर्म हुआ, ओनली फॉर्मूला मिल गया। अब हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में ले जा रहे हैं। जब वेक्टर फॉर्म में ले जा रहे हैं तब थोड़ा डायरेक्शन, मेरी स्क्रीन चिपक रही है बेटा, आवाज क्लियर आ रही है ना? ओके, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट।
खुशी सोनी और मिहिर खान आपका रोल नंबर है बेटा? वैसे किसी का रोल नंबर हो तो बता देना बेटा। आज एब्सेंट है, किसी का रोल नंबर हो तो बता देना बेटा इसमें। और कोई हो तो बता देना। देखो, वेक्टर फॉर्म तो मैं है ना एक्स, वाई और जेड ले रहा हूं। ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m1 एंड m2 है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है? ये अर्थ है और ये सन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, या ऐसे लगेगा? थर्ड वाला सही है बेटा। मतलब दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है बेटा, यही समझ में आ रहा है ना भाई? समझ में आ रहा? दूर क्यों बेटा इतना, तेरा फेस दिखा थोड़ा। हाँ, तो दोनों को जो ज्वाइन कर रहा है उनके बीच में फोर्स लग रहा है बेटा, ये क्लियर? तो मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ये फर्स्ट की पोजीशन है R1, ये सेकेंड की पोजीशन है R2, तो इसको मैं बोलूंगा R12। अब मुझे ये बता दो, इसमें मुझे ऐसा लिखना है, फोर्स बाय 2 ऑन 1, या तो ऑन 1 बाय 2, मीनिंग सेम ही हुआ। इसको हम लोग लिखेंगे क्या? F12 ऐसा लिखेंगे। तो मैग्नीट्यूड तो यही होगा ना, G
m1 m2 अपॉन r12 स्क्वायर। बट उसके ऊपर फर्क क्या होता है स्केलर और वेक्टर में? वेक्टर मतलब वेक्टर मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ एक डायरेक्शन आती है, जैसे आई कैरेट, वाई एक्सिस पे होता तो जे कैरेट, एक्स एक्सिस पे होता तो के कैरेट। ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है? R12 की डायरेक्शन में। तो हम लोगों को यहाँ पे दिखाना होगा R12 कैरेट। तो मुझे ये बता दो बेटा, R12 की डायरेक्शन कौन सी होगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड? चलो पहुंचे क्या? कई जगह है सूर्यदीप पड़ी ऐसे। हाँ हाँ हाँ। सबसे पहले F12 की डायरेक्शन कौन सी होगी वो बताओ। ये रियल में बहुत बेसिक समझने की थिंग्स है। F12 की फोर्स, F12 की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। तुझे ने बस स्टेન્ડ ની સામે સૂર્યદીપ છે, સૂર્યદીપ ટ્રાવેલ્સ ઉભી હશે। હા હા, પેલી સાઈડ હો, પેલા આપણે સ્કૂલ વાળા રોડ ઉપર, હાઈ સ્કૂલ વાળા રોડ ઉપર। હા, ત્યાં સૂર્યદીપ બસ હશે, ત્યાં પાર્સલ પડે તો લઈ આવજા। हाँ सूर्यदीप। तो बेटा मैं आपको बता दूं, अभी ना बाई और ऑन ये दो वर्ड को आराम से समझो, क्योंकि जहां कंफ्यूजन है ना वहीं समझना थोड़ा डिटेल में जरूरी। कंफ्यूजन क्या होगा सर, ये इसको इस साइड खींचेगा, ये इसको भी खींचेगा। देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये पेन नीचे गिरी, क्यों गिरी? ये पेन नीचे गिरी क्यों गिरी? किसने फोर्स लगाया? अर्थ ने पेन के ऊपर, बाय अर्थ ऑन पेन। रिएक्शन को बताना है, कौन सी रिएक्शन हुई वो दिखाना है। ये बाय अर्थ ऑन पेन, तो मैंने अर्थ को मूव किया, तो बाई मतलब उसको स्टेबल कंसीडर करो, देन ऑन अट्रैक्टिव है। समझ में आ रहा है जिया बेटा? थोड़े लाइटिंग करो यार, तो मुझे फेस रीडिंग दिखाई दे बेटा। है रियान, समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? अर्थ और ये पेन, बाय अर्थ ऑन पेन। अब क्लियर हुआ? तो बाय टू ऑन वन, तो टू वन को अट्रैक्ट करेगा, टू वन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये टू वन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये डायरेक्शन होगी। रज पक्का ना? वेरी गुड। बस इसी को ही समझना था। तो R12 की डायरेक्शन हम लोग ये समझेंगे। अब मुझे ये बता दो बेटा, R12 यानी कि R1 माइनस R2 लो, या R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 लो? आप बोलो वैल्यू, वो लू मैं बेटा, आप बोलो वो लू मैं। ये वेक्टर को कितना समझे हो ना मित? प्रियांशी बेटा, खुशी सोनी, ध्रुव अग्रवाल, यशवर्धन परमार, बेटा मैं रिमूव नहीं कर रहा हूं अभी आपको।
गिव मी द रिप्लाई बेटा। R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2? चलो बोलो बेटा। इतने सारे स्टूडेंट के वीडियोस बन, बढ़िया है। बोलो R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2? नंबर 1। तो देखो वो कैसे बताएंगे, थियरी में कुछ नहीं है। देखो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, व्हाट इज दिस वेक्टर? इसको क्या बोलते हैं थर्ड वेक्टर को बेटा? थम्बुरा बोलते हैं, थम्बुरा। थम्बुरा वेक्टर, तो थम्बुरा वेक्टर ए प्लस बी, क्या बोलते हैं इसको? ए प्लस बी बोलते हो। तो बेटा देखो ये R1 ऐसे गया R12, तो ये क्या हुआ? R2 हुआ। तो R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो बेटा? ये R12 है ना, R1 प्लस R12, R12 बेटा क्या हुआ? लो समझ में आया दीदी बेटा? आया, आया ना? वेरी गुड अंजलि, क्लियर हो रहा है बेटा? सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपली रीजन है, आप रियान से जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा। आप सपोज स्क्रीन पे हो, राइट? मैं भी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा हूँ ना, तो मेरी आंखें ऐसे ऐसे हो रही है, देखो हो रही है ना? बिना आंखें झपक के कोई बैठ सकता है क्या बेटा? है। और बाद में मैं आपको पूछूं आपकी स्क्रीन क्लोज क्यों है, तो आप बोलोगे सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। वो गलत बात है ना, तो आपकी स्क्रीन ही नहीं दिखाई देगी। रियांसी मैं सही बोल रहा हूँ ना बेटा? मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, पर जस्ट मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ आपके साथ। इस एक का नाम तो लेना पड़ेगा ना बेटा मुझे, है? वैसे हिल रहा हूँ। तो अभी अभी क्या था रियांसी बेटा? कोई लोग है ना ऐसे बैठे थे, देखो ऐसे ऐसे। मैं पहले चश्मे निकालता हूँ, और कुछ नहीं, इसकी आंखें भी चिपक नहीं रही थी। बोलो, मैंने बोला 5 मिनट से ऐसा है, जो होगा वो समझ जाएगा। बट प्रियंसी आप नहीं होगे, जो होगा वो समझ जाएगा। तो बंदो साले नरक में जाओगे, नरक में। काम करो यार, इतनी पेशेंस से पढ़ा रहे हैं। और देखो मुझे एक बात बताओ, सब लोग मुझे बताओ, हम लोगों को भी ऑनलाइन पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, फिर भी पढ़ाना पड़ता है ना अभी, क्या करें? है? तो एक बात बताओ, हम लोग इतना मूड रख के आपको पढ़ाते हैं, तो पहले आपका मूड अच्छा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जब आप ही इंटरेस्ट नहीं लाओगे तो हम लोग कहां से लाएंगे बेटा? थोड़ा यार पेशेंस तो रखो बेटा। मैं आपको बोलूं एक बात, ये अक्टूबर चल रहा है अभी, सॉरी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर मतलब स्टार्ट होगा। इतने टाइम में मैं ऑफलाइन में कितने चैप्टर पढ़ा देता पता है? पार्ट 1 फिनिश हो गया होता और पार्ट 2 के दो चैप्टर खत्म हो गए होते। बट फिर भी हम लोग आराम से जा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन है बेटा। मुझे भी मालूम है कि बहुत ज्यादा एक टाइम पे नहीं पढ़ाया जाता है, ऊपर से चला जाता है। तो यार इतना पेशेंट रख के हम लोग पढ़ाते हैं, तो तुम लोग क्यों अपने पापा की फीस को ऐसे बिगाड़ रहे हो यार? यूज तो करो, कुछ तो काम, शर्म करो यार। સવારમાં તમારા પપ્પા સવારમાં તમારા પપ્પા ઘરની બહાર નીકળે, આમ ઝાડુ હલાવે એટલે પૈસા આવે છે, હે? બેટા એ લોકો કેટલી મહેનત કરે તમે વિચારો। આ કોરોનાની અંદર બહાર જાય છે, તમારા માટે આટલું બધું કમાય છે, તમને આટલી બધી વસ્તુ આપે છે,
ત્યારે તમે બધી ઓનલાઈન ફેસિલિટી ભોગવી શકો છો. એટલે આવતા જન્મમાં કોઈકના ઘરે અવતાર દે ને ત્યારે ખબર પડશે તમને. એવી જગ્યા પર બધું માગતા ફરશો. અત્યારે જે મળ્યું છે ને યુઝ કરો બેટા. ચલો टॉपिक के बाहर चले जा रहे हैं हम लोग. R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1. ये समझ में आया सबको बेटा? ये कभी भी रट्टा नहीं मारा जाता है. ओके, ये कभी भी रट्टा नहीं मारा जाता है. ओके, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ R12 कैरेट? चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वेक्टर? पूरा वेक्टर रिवाइज हो जाएगा. यूनिट वेक्टर मतलब क्या? यूनिट वेक्टर मतलब क्या? मैग्नीट्यूड इज 1. वेरी गुड केयूर पटेल, मुझे भी मालूम है मैग्नीट्यूड इज 1. बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर बेटा? ये डिवाइडेड बाय ये, इसको यूनिट वेक्टर बोलते थे. याद करो, ये डिवाइडेड बाय ये, ऐसा कुछ लिखते थे हम लोग. कुछ लिखते थे, ये अपॉन ये. कुछ याद नहीं आया बेटा? ये अपॉन ये, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. राइट है, यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. तो R12 कैरेट divided by mod of R12. R12 caret divided by mod of R12. Here this is the beta unit vector. तो जिया बेटा, R12 का मीनिंग क्या था बेटा? R2 माइनस R1 करोगे, राइट बेटा? और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड यानी कि mod R2 माइनस R1. मतलब इसको वापिस एक अलग अनदर फॉर्म में लिखें, ऐसा लिखा जाएगा GM1M2 बाय R12 स्क्वायर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. मोड में ना लिखूं तो अकेला लिखूं, इसका मीनिंग भी मैग्नीट्यूड होता है. आपको मालूम है ना बेटा शिवम? है, इसका मीनिंग भी R12 होता है बेटा. तो GM1M2 R12 वेक्टर है तो R12 क्यूब हो. देखो यूनिट वेक्टर लिया बेटा खुशी, तो यहाँ पे स्क्वायर आया बेटा, राइट? यहाँ पे मैंने वेक्टर लिया तो यहाँ पे क्यूब आया. ये समझ लेना बेटा, है ना जयराज? साथ में लिख रहा है क्या? ये मैथ्स नहीं चल रहा है बेटा, देख लेना जयराज, कोई बात नहीं. फिर से यूनिट वेक्टर लिया तो क्यूब आया बेटा, और ये वेक्टर लिया तो क्या आया? सॉरी, यूनिट वेक्टर लिया तो स्क्वायर आया, और वेक्टर लिया तो क्यूब आया. ये दोनों का मीनिंग समझ लेना. ओके, वैसे ही एक हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बाय 2 बाय 1 ऑन 2, मतलब ये डायरेक्शन ये होगी. पहले देखो ऑन लिखा जाता है, अरे बाय ऑन, और दूसरा जो होता है बाय होता है पहले ऑलवेज. ऑन 2 बाय 1, राइट? इसको रीड करना आया गया ना? आया ना? ओके, तो फॉर्मूला यही लिखेंगे, GM1M2 बाय R21 स्क्वायर. R21 स्क्वायर बेटा, तो यहाँ पे होगा R21 कैरेट. देखो मैग्नीट्यूड के अंदर R12 लो या R21 लो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना बेटा, R21 या R12 यही होगा बेटा, बट डायरेक्शन चेंज हो गई. ये ऊपर जा रहा है तो R21 नीचे जाएगा, यानी कि R12
इज इक्वल टू माइनस R21। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा? F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये किसको याद करवा रहा है आपको? न्यूटन थर्ड लॉ को। न्यूटन्स थर्ड लॉ बेटा, थर्ड लॉ इसको याद दिला रहे हैं आपको। मतलब ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो भी न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये हुआ, ये अर्थ है, ये पेन है। पेन नीचे गिरी, गिरी ना, तो ऊपर क्यों नहीं गई? अर्थ का मास ज्यादा है, बट एक्शन है तो रिएक्शन है ही। एक्शन है तो रिएक्शन है ही। बट आपको एक ही चीज में पड़ती है, क्या? थल है ना, तो एक्शन आपको मिली, एक ही दी ना। रिएक्शन किसको दिखाई दी? हम लोगों को अंदर महसूस हुआ कि हम लोगों को रिएक्शन मिला, लगता है ना, पर दिखाई तो एक ही देता है ना, हाँ या ना? क्लियर? तो जितना 1 2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही 2 1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स इज 0। रिजल्टेंट फोर्स इज 0। ओके बेटा, तो ये था वेक्टर फॉर्म। देखो कुछ नहीं है, देखो ऐसे लिखो ना तो 2 मिनट में लिखा समझ में आ जाएगा। असल में क्या बोल रहा हूँ, ये लिखा आपने, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, खत्म सर। मैथमेटिकली रट्टा मारना है सर, ये 1 2 GM वो खत्म। बट नहीं बेटा, मैंने आपको ये समझाया, R12 है, इनको प्रॉपरली तरीके से समझो बेटा। ये क्लियर? व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, वो भी भूल गए थे ना अभी, यूनिट वेक्टर क्या है भूल गए थे। क्लियर? यूनिट वेक्टर फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। ओके, तो ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े पॉइंट्स लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और मजा करेंगे। क्लियर? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ऑलवेज घर पे क्या बनाना है, मैंने कितना बनाना है आपके घर पे वो नहीं पूछा। ओके, आपके घर पे क्या बनाना है? जयनेश ने लिखा चाय बनानी है सर। वत्सल लिख रहा है रोटी भी साथ में बना ले। अरे नहीं यार, मैंने नोट्स बनाने के लिए बोला यार। जयनेश क्यों नहीं समझ रहे हो आप? है बेटा, उसने बोला चाय बनानी है? तो मीत क्या बोल रहा है? सर बगासा खाना है, सुबह सुबह में बगासा खाना है। मीत चाय बनाने आती है बेटा? जयसवाल, चाय बनानी आती है ना? है पक्का? तो थोड़ा सुबह में जल्दी उठो और चाय पी लो, खुद पी लो बेटा, किस मत खाना। ओके, खुद पीना। सही है बेटा, चलो। आ, पूरे लेक्चर में किसी का मतलब कोई मतलब लाइक एज जो आपकी आर्ट है उसी के ऊपर किसी के पावर है, मतलब लाइक दिस कंडीशन सर मेरा मुझे लाइक दिस कैसियो बजाना बहुत अच्छा आता है सर, मुझे फ्लूट बजाना बहुत अच्छा आता है, ऐसा किसी का मतलब है कैपेसिटी ऑफ योर आर्ट, किसी की है अच्छी वाली, किसी की भी इसमें? मैं अभी नहीं बजाने के लिए बोलूंगा, बस जस्ट पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है आपके मीडियम और आपके जो जनरेशन में किसी ना किसी को भी आर्ट होती है। सीख रहे हो तो नहीं बोल रहा हूँ मैडम, थोड़ा बहुत 50-60% सीख गए हो तो किसी को है थोड़ा थोड़ा। ओके, वेरी गुड। क्या मिहिर? ओके, क्या अमन चौहान, बट क्या 40-50 आता है?
ओके, वेरी गुड, बढ़िया है बेटा। चलो, वो पजामा बेटा है भूमि, मजामा ने। चलो सब लोग एक सम्स करोगे। पोजीशन ऑफ 10 kg mass is 3 to 1 and 25 kg mass is 4, अरे 1 2 3, कुछ भी लिख सकते हो बेटा। Here, what is the gravitational force by 25 kg on 10 kg? ये बहुत बड़ी बात हो गई ना। By 25 on 10, focus on this statement. Focus on this statement. By 25 on 10. तो M1 किसको बोलोगे? 10 kg, उसकी पोजीशन क्या बेटा? 3 to 1. M2 किसको बोलोगे? 25 kg, 4 5 6. What is the formula? What is the formula? By 25 यानी कि by 2 on 1. Formula GM1 M2 by R12 square R12 caret. तो सबसे पहले आप R12 फाइंड करो। इसका फॉर्मूला था, आपको भी पता है, R2 माइनस R1। उसके बाद उसका मोड फाइंड करो। मोड यानी कि अकेला R12, राइट। और उसके बाद उसका वेक्टर फाइंड करो, यूनिट वेक्टर। या तो आप इसको क्यूब भी लिख सकते हो ना, वेक्टर करके क्यूब कर दो, मीनिंग इज सेम ना। अरे 6.67 क्रॉस 10⁻⁻11। ओके, मैंने आगे लिखा या भूल गया मैं, याद नहीं है, बट -11 इज द इंपॉर्टेंट है, याद रखना। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ग्रीन बनाना तो आता है ना बेटा? तुम्हें बेटा एक जगह पे बैठ जाओ, जल्दी से एग्जाम्पल करो।
3 2 1 4 minus 3 1 2 8 ना 4 minus 3 1 5 minus 3 135 इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 1 9 25 35 135 और 6.67 plus 10 minus 11 10 kg 25 kg root 35 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 135 और एक रूट 35 मतलब रूट 35 का क्यूब आ गया बेसिकली। ये कैलकुलेट करो ना बेटा ऐसे, ये तो 35 हो गया, इसका रूट निकालो ना बेटा। 35 का रूट करीबन 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसको 5.9 ले सकते हो, राइट 5.9 ले सकते हो। तो 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10, इसे कैलकुलेट करो ना। 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 35 डिवाइडेड बाई 5.9। एट 8.075 8.08 क्रॉस 10⁻⁻11 पीछे 135 न्यूटन है। ओके, इसी को तो वेक्टर बोला जाता है। तो इसको ऐसा भी लिख सकता है 1i प्लस 3j प्लस 5k कैरी। ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, जस्ट वेक्टर को समझना है। इसको समझने के बाद आगे वाली थियरी और समझ में आएगी। क्लियर? चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बेटा मिलते हैं कल नहीं, परसों मंडे को। मंडे को क्या है बेटा? 7th चैप्टर का नीट का टेस्ट है। मंडे को 7th चैप्टर का नीट का टेस्ट है बेटा, 45 MCQ। ओके बेटा, क्लियर? तो रेडी रहना 7th चैप्टर के नीट के लिए। मंडे आपका 360 720 और 300 मार्क्स जेई शिफ्ट होके चला गया है नेक्स्ट संडे को। ओके, तो राकेश सर ज्वाइन हो चुके हैं, उनका भी इंग्लिश मीडियम का लेक्चर है, बट 12th का है। कल लेक्चर नहीं है, कल छुट्टी है। ओके बेटा, और प्लीज प्लाज्मा ऐप पे जाके चैट करो सब लोग, वहां पे अपना ग्रुप बना हुआ है, उसी एप्लीकेशन को भी यूज करना है। कल एक बहुत बढ़िया सा बना काम हुआ था, जैनेश ने एक डाउट्स भेजा, विवान ने सोल्व कर दिया ना, तो यही बात तो होती है, इंपॉर्टेंट है। अंदर अंदर वहां पे शेयर करो और अपने डाउट्स को सिंपली से तरीके से कंप्लीट करो। आज से असाइनमेंट सब कुछ प्लाज्मा ऐप पे ही मिलेगा आपको। और दूसरी बात मैं अभी भी बोल रहा हूं, आपका असाइनमेंट मुझे सपोज मैं जेई शाह करके लिखूं ना बेटा, तो मुझे हर एक डेट के असाइनमेंट एक साथ ही मिलेंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं, राकेश सर 2 मिनट के लिए रुकेंगे, आपको दिखा देता हूं मैं कैसे होता है बेटा। देखो यहाँ पे कैसे दिखाई देता है बेटा। पेजेस में गया,
ये आपके 11th इंग्लिश मीडियम बैचेस। मैं अब स्टूडेंट में जा रहा हूं, देख लेना। अब ये है जय शाह, राइट? तो उनका परफॉर्मेंस कैसा है देख लो। और एक टेस्ट के मार्क्स के साथ मिल गया मुझे, ये असाइनमेंट है। देखो तीनों के तीनों असाइनमेंट उसने सबमिट किए हैं, राइट? अब मैं एक और बताता हूं जिन लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया होगा। देखो तीनों के तीनों के पेंडिंग है, देख लो। बेटा किसको मिलने वाले बता, ये आपके पापा को स्क्रीनशॉट मिलने वाले हैं। और देख लेना मैसेज भी आना स्टार्ट हो गया होगा। आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया होगा ना, तो मैसेज आ गया होगा आपके मोबाइल के ऊपर, और आपके पेरेंट्स के मोबाइल के ऊपर भी चला जाएगा। इसलिए हर रोज के जो काम दे वो आपको कंपलसरी करना है, मतलब करना है। आपके पास उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है। ओके, ध्यान रखो बेटा। चलो बाय बाय, बाय बाय।